गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज सुबह की नई करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। तो टॉप 10 करंट अफेयर्स के और जीके के क्वेश्चंस को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बेटा तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्लस स्टडी मटेरियल, क्विज सब आपको वहां पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट डिफेंस एकेडमी। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में और एक नए आयाम पहुंचा देगा आपको तैयारी के। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कि भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जिन भी बच्चों को ये बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी है आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र क्या है? ठीक है, बहुत न्यूज में चल रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में है ना। तो बेटा वरुण अस्त्र क्या है? वरुण अस्त्र एक टॉर्पीडो है। इंडियन नेवी को एक और टॉर्पीडो मिला, वरुण अस्त्र। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया ये इंडिजीनियस टॉर्पीडो बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है हमारे उन देशों के लिए जो हमसे जंग के मूड में है ना। तो ये टॉर्पीडो याद रखिएगा, इंडियन नेवी को एक नया टॉर्पीडो मिला जिसका नाम क्या है? वरुण अस्त्र। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। ये पानी के अंदर काम करने वाला ये एक टॉर्पीडो होता है। टॉर्पीडो होता क्या है? एक्सप्लोजिव लगा हुआ एक मिसाइल ही होती है जो पानी के अंदर काम करती है ना। पानी के अंदर, पानी के बाद दोनों जगह काम करती है। नॉर्मली पानी के अंदर जो सबमरीन्स होती है उनको अटैक करने के लिए टॉर्पीडोज डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, वरुणास्त्र के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वरुणास्त्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना हुआ टॉर्पीडो है, जिसे 2016 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, है ना। मतलब तब उसको स्टार्टिंग शुरू हुई थी, अब ये कंप्लीट होके असेंबल होकर मिल गया है। इसे नौसेना के जंगी जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। इसके 130 से ज्यादा परीक्षण हो चुके हैं। इसका कुल वजन 1600 किलो है। कितने किलोग्राम का वेट है बेटा? 1600। लेकिन जब कॉम्बैट वर्जन में ये उतारा जाता है तो इसका वेट 850 केजी हो जाता है। ठीक है, और इसमें 250 किलोग्राम के हाईली एक्सप्लोजिव को ऐड करने पर इसका वेट कितना होता है? 1850, है ना। ये 8 मीटर से 600 मीटर की गहराई तक की दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड, तो 40 टू 50 नॉटिकल माइल पर आवर इसकी स्पीड होती है। इस स्पीड से ये जाकर दुश्मनों की सबमरीन्स को अटैक कर सकता है। और भारत की एक कंपनी है भारत डायनेमिक लिमिटेड, बीडीएल, ने इसका निर्माण किया है। तो ये रिसेंटली इंडियन नेवी को सबमिट कर दी गई, इसे याद रखिएगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता और राजपूत क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर को वरुणास्त्र से लॉन्च किया गया है ना। तो ये ताज़ा खबर है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई किसके बारे में खबर बेटा? वरुण अस्त्र के बारे में। वरुण अस्त्र क्या है? वरुण अस्त्र भारत का नया टॉर्पीडो है जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है पानी के अंदर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आज की दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है पीएम मोदी के लिए। पीएम मोदी को मिला एक और स्टेट ऑफ ऑनर अवार्ड, मतलब किसी देश के द्वारा दिए जाने वाला ये इनका 21वां अवार्ड है। तो भैया रिसेंटली मोदी जी गए कहाँ की विजिट पर? ये पहुंचे हैं आपके 2 दिवसीय दौरे पर, थाईलैंड और श्रीलंका। थाईलैंड गए थे बिम्स्टेक समिट में। छठी बिम्स्टेक समिट बेटा कहाँ पे हुई? थाईलैंड में हुई, भूलिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और अभी अगर बात करें तो मोदी जी श्रीलंका के दौरे पर हैं, कोलंबो में है। और वहां पर कोलंबो के श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी जी को श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया। क्या? मित्र विभूषण। क्या है बेटा? मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बेटा? श्रीलंका का। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, मित्र विभूषण। ठीक, अब इसी के साथ मोदी जी को किसी देश के द्वारा दिए गए अवार्डों की संख्या अब कितनी हो गई? 21 हो गई। 21 देश अभी तक मोदी जी को ये अवार्ड दे चुके हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, पिछले 8 महीने में, मतलब पिछले सितंबर से अब तक मोदी जी को इन इन देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ठीक है, नाइजीरिया ने दिया है ना बेटा।
नाइजीरिया ने, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का हायर सिविलियन अवार्ड। डोमिनिका, डोमिनिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। गोयना, गोयना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कुवैत, कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बेटा मुबारक ऑफ, मुबारक द ग्रेट। बारबाडोस, बारबाडोस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बेटा फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। मॉरिशस, मॉरिशस का भी तो अभी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले ही मिला है बेटा स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। और श्रीलंका का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने के साथ साथ मोदी जी को पिछले सितंबर से अब तक 7 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और कुल अगर देखा जाए तो 21 मिल चुके हैं, इसे याद रखिएगा। ये 21 अब तक मोदी जी के टोटल अवार्ड नहीं, किसी देश के द्वारा दिए गए हैं, है ना। वैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अगर ऐड किया जाए तो ये संख्या 50 के क्रॉस कर जाती है। तो मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई किसके, मोदी जी के अवार्ड्स के। बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है ना, तो क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, आंसर कमेंट में लिखते जाइए, ताकि अगर आप भी चेक कर लीजिए कि आपको कितना आता है। अगर नहीं आता है तो वीडियो के आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 2 लॉन्च कर दिया गया बेटा। तो भैया ये इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में लॉन्च किया गया, मतलब जो फेज 2, फेज 1 में तो बहुत सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज को कवर किया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था बेटा, ये एक ऐसा विलेज प्रोग्राम था कि जो भी बॉर्डर पे कनेक्टेड विलेज हैं उनको थोड़ा सा आत्मनिर्भर और बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ताकि पड़ोसी देशों का प्रभाव उन पे कम हो और उसके थ्रू हमारे देश की सिक्योरिटी और बढ़े। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश से, है ना। अब इसका फेज 2 लॉन्च हुआ है, फेज 2 लॉन्च हुआ है तो भैया वो भारत के कितने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो बेटा ये भारत के 15 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 15 डिस्ट्रिक्ट तो है सही, बट 3 स्टेट में लॉन्च हुआ है। कौन से 3 स्टेट है बेटा, 3 स्टेट है आपके उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़। उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आपके कुल मिलाकर 15 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो भैया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 2 में 3 स्टेट 15 डिस्ट्रिक्ट कवर है ना। अब वाइब्रेंट विलेज के बारे में बेटा थोड़ा सा बेसिक चीजें भी जान लेते हैं, है ना, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस बाय यूनियन गवर्नमेंट इन बजट 22-23, है ना, टू 2025-26, ठीक है। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न बाउंड्री पर जो आपके छोटे छोटे इंडिया के विलेजेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना इसका मेन मोटिव था। इसका इनिशियल फेज हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को कवर करता था। वो इंडिया के एरियाज जो बॉर्डर पे लगे हैं उनके गांवों को कवर करना इसका मेन फेज था, है ना। इट विल कवर 296 विलेज विद 663 ऑफ देम विल कवर्ड इन फर्स्ट फेज, है ना। पहले फेज में कितने कवर हुए बेटा, 663। अब दूसरे फेज की बात हुई है और दूसरे फेज पर काम चल रहा है। ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। मोदी जी ने इसे इम्प्रूव बोल सकते हैं कि अप्रूव किया था। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 2 है ये, है ना। और ये किसके अंदर आता है बेटा, विकसित भारत 2047, सेव सिक्योर एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर, है ना, ये विजन है इसका, है ना। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मेन विजन ये है ना। अब इस बार जो है 6,839 करोड़ इसका मेन बजट है, याद रखिएगा। 6,839 करोड़ इसका बेटा कुल बजट अलॉट हुआ है ना। और ये करेंटली अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल पर 2028-29 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसके अंडर बेटा कितने विलेज कवर करने हैं, 2963 आउट ऑफ 2963, ठीक है। 663 पहले फेज में कवर हो चुके हैं, दूसरे फेज में 15 विलेज को कवर किया गया है। अब ये फेज अभी और आगे ग्रो करेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, जो भी बॉर्डर एरियाज पर, जो सेंसिटिव एरियाज पे जो विलेज है उनको प्रोटेक्ट करना है, इसका मेन मोटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली बिकम द डैश स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया टू स्टार्ट आयुष्मान भारत स्कीम। तो भैया दिल्ली कौन से नंबर का राज्य बना आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च करने वाला? तो भारत का ये बेटा बन गया 34वां राज्य, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना क्या है, जब तक जहां जहां भी बीजेपी गवर्नमेंट है जिन भी स्टेट में, वो स्टेट इसको फुल्ली लॉन्च कर चुका है ना, और भी स्टेट इसको लॉन्च चुके हैं। इट इज अ मेडिकोर स्कीम फॉर नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, ये नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसे याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की इसमें बात करी है, काफी लोगों के पास इसका कार्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको हम बोलते हैं पीएमजे, आयुष्मान भारत योजना, है ना, सबके आयुष्मान कार्ड बने हुए, है ना, अलग अलग कैटेगरीज के कार्ड इसमें बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें खास और इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, कब शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, ये पूछा जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बेटा किस ईयर शुरू हुआ, 2018 में। ठीक है, तो पीएमजे योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लॉन्च किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पीएमजे क्या है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सीधे सीधे बन सकते हैं आपके इस करंट अफेयर से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे, है ना, नेशनल मैरीटाइम डे की थीम क्या है इस बार की? तो आपका नेशनल मैरीटाइम डे बेटा हर साल कब मनाया जाता है, हर साल ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा, 5 अप्रैल। हर साल 5 अप्रैल को बेटा हम क्या मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे, है ना। अब नेशनल मैरीटाइम डे की अगर हम बात करते हैं, तो इस बार की इसकी थीम है अवर ओशियन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो नेविगेशन द फ्यूचर सेफ्टी, ये 2024 की थीम है। अमृतकाल इन शिपिंग 2023 की थीम है। सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड द कोविड 2022 की थीम है। ठीक है, ये थीम, ये भी आपके मैरीटाइम डे की थीम है, नेशनल मैरीटाइम डे की। बट अगर हम बात करते हैं तो ये जो नीचे की 3 थीम है ये पुरानी है। नई थीम क्या है, अवर ओशियन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो पोएम 4 क्या है ना, पोएम 4 री एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोएम, है ना। तो भैया पोएम 4 फिर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पोलर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल मोड, पोलर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पोलर ऑर्बिट प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो बेटा पोएम का जो फुल फॉर्म है वो है पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, है ना। पीएसएलवी के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, पीएसएलवी 60 के थ्रू पोएम 4 को लॉन्च किया गया था, है ना। और ये इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसे लॉन्च किया। बेटा इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, इसे याद रखिएगा। इसरो कब बना, 1969 में बना। ठीक है, और इसरो से रिलेटेड चीजें आपसे पूछता है। इसरो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, पीएसएलवी। ठीक, और ये जो पोएम का फुल फॉर्म है वो है पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The 81st anniversary of which battle was marked with the
पोगनेंट सेरेमनी किस युद्ध की 81वीं वर्षगांठ का एक मार्मिक समारोह के साथ चिन्हित की गई? बैटल ऑफ बर्मा, बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ बांग्लादेश, बैटल ऑफ नेपाल। तो भैया इनमें से कौन सी बैटल का 81 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और जिसका सेलिब्रेशन अभी रिसेंटली किया गया? तो बेटा इसमें से बैटल ऑफ कोहिमा। बैटल ऑफ कोहिमा वो डिसाइडिंग बैटल थी जिसने वर्ल्ड वॉर टू में जापान की डिफीट को स्टार्ट किया था, इसीलिए इसका सेलिब्रेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ कोहिमा बेटा 1944 में हुई थी, है ना। आज के टाइम में कोहिमा की बात करें तो नागालैंड का कैपिटल है, लेकिन ये बैटल ऑफ कोहिमा अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट रहा है। क्यों? क्योंकि जापान जापान की जो विक्ट्री थी यहीं पे आके स्टॉप हुई थी, ध्यान रखिएगा। जापान इधर से म्यांमार से होता हुआ जब इंडिया में एंटर किया तो बैटल ऑफ कोहिमा में ही वहां पर उसकी स्टॉप हुआ, उसको पॉज लगाया, है ना, ब्रिटिश आर्मी ने, जिसमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल था, इंडियन लोगों ही उसमें थे, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर बैटल ऑफ कोहिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वॉर टू के लिहाज से, तो इसीलिए इसकी 81st एनिवर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बैटल ऑफ कोहिमा के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा भी, जानिएगा भी, है ना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भाई लोकटक लेक किस राज्य में स्थित है? पता है तो तुरंत कमेंट्स में आंसर बताओ। लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट की बेटा सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लोकटक। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लेक है आपकी कौन सी? लोकटक। लोकटक लेक की अगर हम बात करें तो ये कहां पड़ता है बेटा? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में इसी लेक के ऊपर दुनिया का एकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। कैसा नेशनल पार्क बेटा? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या नाम है उस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का बेटा? केबुल लामजो। ठीक है, तो केबुल लामजो दुनिया का एक लौता नेशनल पार्क है जो फ्लोट कर रहा है। किस लेक पर है? लोकटक लेक पर है। तो ये दोनों चीजें कहां पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट? अगर किसी भी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, आर्टिकल 359, आर्टिकल 360। तो बेटा आर्टिकल 360 तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आज तक इंडिया में नहीं लगी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है जो कि इंडिया में कई बार लग चुकी है, और आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल है जो कि इंडिया में बहुत बार लगा है। अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट रूल कहाँ पर लगा? मणिपुर में, है ना। लोकसभा में इसका प्रस्ताव पास हुआ है। तो आर्टिकल 353 प्रेसिडेंट रूल को बताता है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन स्टेट मशीनरी के फ्लॉप होने पे या फेल होने पर लगता है आर्टिकल 356 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया है और आप इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं और आप इनमें हमेशा बेटा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल, तो भैया बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। लेकिन गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल की जब बेटा बात होती है तो लॉर्ड वारन हास्टिंग, है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बेटा? लॉर्ड वारन हास्टिंग, इसे याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल that is Warren Hastings, first Governor General of India that is Lord William Bentinck, and first Viceroy of India that is Lord Canning। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी, है ना। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये सारे गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपको दिमाग में एकदम सेट रखने हैं, वरना आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक और शेयर करिएगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।